नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। मार्केट में इस वक्त टू मच इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे दिन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उनमें से हम चूज़ करते हैं कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे पूरा एनालाइज करते हैं और सिखाते हैं कि कैसे एनालाइज करना है किसी भी खबर को। ये न्यूज़ स्पेशली इकोनॉमिक न्यूज़ होंगी, फाइनेंशियल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ हों, एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है स्पेशली फाइनेंशियली। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर जो इन्वेस्टर्स हों स्टॉक मार्केट में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लार्ज कैप, मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। ये तीन कैटेगरी के शेयर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। स्मॉल कैप छोटी कंपनियां, मिड कैप आप कह सकते हैं मिडिल, एंड लार्ज कैप वो जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में। लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस, इसके अलावा आप L&T उठा लीजिए, HDFC उठा लीजिए, कोई भी बड़ी बड़ी बैंक जो है ये, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन, ये सारे लार्ज कैप में आते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। किसी भी कंपनी की मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि अगर आज आपको शेयर मार्केट में पूरी कंपनी को खरीदना है मान लीजिए, तो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखें तो ये वैल्यू है उस कंपनी की, वैल्यूएशन बोलूँगा मैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे कि जो मार्केट कैप थ्रेशोल्ड है एक कंपनी के लिए, कि उसे लार्ज कैप बोला जाए या मिड कैप बोला जाए, ये बढ़ गया है टू 84,325 करोड़ एंड 27,564 करोड़। अब लार्ज कैप कंपनी वो कहलाएगी जो 84,000 करोड़ से ऊपर की हो, और मिड कैप वो कहलाएगी जो 27,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी हो। यहाँ पे तो रीबैलेंसिंग किया गया है बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एमफी के द्वारा, एंड थ्रेशोल्ड जंप हुआ है 25% से। सबसे पहले 67,000 करोड़ था और 22,000 करोड़। इसके अलावा अगर आप देखें डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स, जो है हमारे इक्विटी मार्केट्स मतलब सिंपल जो हमारा स्टॉक मार्केट है ना, बहुत ही बढ़िया। 2021 से बेस्ट हाफ ईयरली परफॉर्मेंस गया है। मतलब शुरुआत के 6 महीने इतने बम्पर गए हैं, मार्केट कहीं नहीं रुक रहा है, ठीक है। हर महीने हर हफ्ते नए रिकॉर्ड्स बना रहा है इस वक्त। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट रहा है यहाँ पे। अगर आप देखिए जनवरी से जून 2024, जिसे हम बोलते हैं हाफ ईयरली क्वार्टर जो है हमारा, तो यहाँ पे बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स ही बढ़े हैं 10.5 और 9.5%। एंड अगर मिड कैप इंडेक्स की बात करें और स्मॉल कैप की, तो ये तो भाई 25% और 22% बढ़ चुके हैं। तो कोई मतलब ये स्टॉक्स की तरह बढ़ रहे हैं। इस तरीके से तो स्टॉक्स बढ़ा करते थे एक टाइम पे। तो जो नॉर्म्स हैं जो सेबी ने फॉर्मुलेट किया है, उनका ये कहना है कि जो भी टॉप 100 कंपनी होती है ना इंडिया में, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज, फुल मार्केट कैप जो लार्ज कैप के, उनका लार्ज कैप के बकेट में आता है। उसके बाद अगली 101 से 250 वाली जो कंपनीज है, 250 नंबर की कंपनी है मार्केट कैप के बेसिस से, वैल्यूएशन के बेसिस पे, वो मिड कैप्स हैं। एंड 251 के आगे जो कंपनीज आती है वो होती हैं स्मॉल कैप। तो ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में, और मार्केट कैप थ्रेशोल्ड लार्ज और मिड कैप का था 29,000 करोड़ और कितना 8,500 करोड़। अब 29,000 करोड़ वाली कंपनी आप ये सोचिए कि मुश्किल से बड़ी मिड कैप की कैटेगरी में आ रही है, जो लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आता था 2017 में। तो मार्केट कितना बदल चुका है और कितना ग्रो कर चुका है, ये एक नोटिस करने वाली बात है। FY24 डिफेंस आउटपुट ग्रोथ 17% टू रिकॉर्ड ऑफ 1.27 ट्रिलियन रुपी। यहाँ बात कर रहे हैं हम डिफेंस प्रोडक्शन की। यस, डिफेंस स्टॉक्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे स्टॉक है जो पिछले 2-3 सालों में ना 10 गुना हो गया है। 1,000-2,000% का रिटर्न है। जाके चेक कीजिए, कोचिन शिपयार्ड से लेके मैज़नॉडॉक को चेक कीजिए, HAL चेक कीजिए, बहुत जितने भी डिफेंस की कंपनीज हैं, एक बार उनके प्राइस चेक करिए पिछले 2 से 3 सालों में। कई सारे मिल जाएंगे जो 5 से 10 गुना हो चुके हैं। इतना नॉर्मल है ये। एंड क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखिए डिफेंस ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त जो हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन है, मतलब जितने हमने डिफेंस के इक्विपमेंट प्रोड्यूस किए हैं, उनकी वैल्यू 1.27 ट्रिलियन रुपी है 2023-2024 के फाइनेंशियल ईयर में। ये 16.7% ऊपर है। जो पिछला फिगर था वो था 1.09 ट्रिलियन रुपी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है ये फ्राइडे को। एंड जो अनाउंसमेंट इन्होंने की है, ये अभी यूनियन बजट 2025 के आने से पहले किया है, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन फिगर है, तो जो भी डेटा है वो लिया गया है किससे? डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, और दूसरे PSU मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस आइटम्स। प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए प्राइवेट कंपनी ऑल्सो द मीन्स
also means the country's 40 defense ecosystem has covered 40% of distance to center's ambitious annual defense production target. तो हमारी जो सरकार है ना, उन्होंने टारगेट क्या रखा कुछ साल पहले, उन्होंने कहा कि देखिए 2029 तक ना 3 ट्रिलियन रुपीस हमें इतने का डिफेंस प्रोडक्शन करना है, इतने रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया में बनाना है. हम कितना अचीव कर चुके हैं? इसका 40% अचीव ऑलरेडी कर चुके हैं. 1.27 ट्रिलियन ही हो चुका है और अभी भी हमारे पास काफ़ी साल बाकी है. तो मुझे क्या लगता है कि हम 2 साल पहले ही इसको अचीव कर लेंगे. तो वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 60% बढ़ा है पिछले 5 सालों में. और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अचीव किया है क्या? हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन इन वैल्यू टर्म्स एडिशन, वैल्यू के टर्म्स में हाईएस्ट ग्रोथ अचीव की है हमने. सो हमारा जो गोल है आत्मनिर्भरता का, वी आर सक्सेसफुली ट्रेडिंग टॉवर्ड्स द पाथ. एंड अब बजट आ रहा है, सो वी हैव टू सी कि इस बार डिफेंस के लिए क्या कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होते हैं, क्योंकि अगर हो गए देन विल एक्सपेक्ट कि ये और ज़्यादा एक्सप्लोड करेगा ये सेक्टर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Modi's goal to make India high income by 2047 may not be achieved, says Wolf. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गोल है कि वो इंडिया को एक हाई इनकम इकोनॉमी में लेकर जाएं 2047 तक, ये इनका डेडलाइन है. लेकिन ये अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि कंट्री को अपर मिडिल क्लास नेशन बनना पड़ेगा बाय देन. एंड यस, इट इज़ डिफिकल्ट अपर मिडिल क्लास नेशन बनना. तो ये फाइनेंशियल टाइम्स के चीफ इकोनॉमिक्स कमेंटेटर का कहना है, मार्टिन वुल्फ का. फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत ही रिनाउड न्यूज़पेपर है पूरी दुनिया में. एंड उनका ये कहना है कि अपर मिडिल इनकम नेशन बनना इंडिया के लिए थोड़ा टफ होगा 2047 तक. एंड उनका ये भी कहना है कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा 2047 तक. यस, इंडिया विल बी अ सुपर पावर टिल 2047, बट हाई इनकम कंट्री बनना विल बी डिफिकल्ट. उन्होंने कहा कि जो स्लो ग्रोइंग, शॉक प्रोन, फ्रेजाइल वर्ल्ड में जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ इंडिया को ग्रो करना इजी नहीं होने वाला. यस, इंडिया का जो राइज है वो डिफ़िकल्ट होगा इस वक्त और इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करना चाहता है अब पूरे वर्ल्ड को शेप करने में, पूरे वर्ल्ड को चेंज करने में अपने फेवरेबल डायरेक्शन में. तो यहाँ पे इनके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आउटलुक्स हैं, बट इट्स नॉट अनरियलिस्टिक. यस, हम कहेंगे कि यस इट इज़ रियलिस्टिक कि हम हाई इनकम कंपनी ना बन पाए, अपर मिडिल क्लास कंट्री ना बन पाए. आई एम सॉरी, यूज्ड टू सेइंग कंपनीज. सो कंट्री एज अ हाई इनकम बनना वोंट बी एन ईजी टास्क. और ये पैरामीटर भी चेंज हो चुके होंगे, राइट? आज के हिसाब से आप अपर मिडिल क्लास हैं, बट 2047 में अगर आपके पास सेम इनकम है तो ज़रूरी नहीं कि आप अपर मिडिल क्लास हो. तो आज के हिसाब से जो डेडलाइंस हैं हमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना होगा, रिलेटिव बेसिस पे देखना होगा कि बाकी कंट्रीज़ कैसा कर रही है, वहाँ पे अपर मिडिल क्लास क्या कर रहा है. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में लास्ट से कहा था कि मेरा एक अनवेवरिंग बिलीफ है कि 2047 तक कंट्रीज जब सेलिब्रेट करेगा 100 साल अपने इंडिपेंडेंस के, तो वो एक डेवलप्ड इंडिया होगा. और इंडिया जो अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसे करेंटली क्लासीफाई किया गया है एज डेवलपिंग नेशन. तो देखिए अभी हम लोग डेवलपिंग नेशन है कई दशकों से. मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ दैट वी आर नॉट एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. बट येस, डेवलपिंग से डेवलप्ड का जो सफ़र होता है ना बहुत लंबा होता है और बहुत टफ होता है. तो ये सफ़र हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी तय कर पाते हैं, इस जनरेशन में कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि मे बी हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये फीट्स अचीव कर पाए. तो डेवलप कंट्री टिपिकली कैरेक्टराइज होती कहा जाता है जहाँ हाई लेवल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का. यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया होती है. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है कि आप मुंबई में ज़्यादा कमाएं, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए कि वहाँ पर हो सकता है एक घर नहीं अफोर्ड कर पाएँ, एक फ्लैट सिंगल चारों के लिए शायद आप एक ही कमरा अफोर्ड कर पाएँ. तो ये सब चीज़ें अफोर्डेबिलिटी भी होता है कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे वहाँ बिता रहे हैं. पोल्यूशन भी वहाँ इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कितना एजुकेशन, किस लेवल का एजुकेशन आपके लिए अवेलेबल है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं. तो इंडिया को क्लासिफाई किया गया एज अ 3rd वर्ल्ड कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इन 1947, while noting that India can still take advantage of global opportunities. इंडिया अभी भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशंस बना सकता है सारी कंट्रीज़ के साथ. कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. यूएस में जॉब ग्रोथ अब मॉडरेट हो गई है, मतलब जून के महीने की ये बात हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है.
तो जो जॉब ग्रोथ है, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स, इसकी ग्रोथ अब पहले से मॉडरेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कुछ नहीं दिख रहा फिगर। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है कुछ महीनों से। एक्चुअली अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस का, तो राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये बढ़ चुका है और 2 से 2.5 साल के हाई पे आ चुका है। 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त अमेरिका में। एंड जो मॉडरेशन है वेज गेन्स में, वहाँ पे क्या कहा, देखिए ये तो ऑफकोर्स ये फैक्ट है। वेज मैं कहूँगा वेज ओवरऑल, ठीक है, ये कम हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब अनएम्प्लॉयमेंट लोग बहुत ज़्यादा है तो कम पैसे में भी काम करने को तैयार हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो सैलरीज है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कंपनीज, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है लेबर के लिए, ना कि कंपनीज के लिए। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जो सप्लाई एंड डिमांड आप सोचेंगे तो ऑफकोर्स सैलरीज यहाँ पे वेजेस गेन ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे फेडरल रिजर्व को ये ट्रैक पे रखेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कट करे। यस, इंटरेस्ट रेट्स को कट कर पाए फेडरल रिजर्व, ऐसे एनवायरनमेंट को ज़रूर हमें सस्टेन करने देना होगा। जो लेबर डिपार्टमेंट है वो क्लोजली वॉच कर रहा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये बहुत कोई एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है यूएस में, अभी भी बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। ये नेचुरल होता है यूजुअली इतना अनएम्प्लॉयमेंट भी। एंड इट कुड बी ऑल्सो एन इकोनॉमिक साइकिल। तो इकोनॉमी ने क्रिएट किया है 1,111,000 फ्यूअर जॉब्स इन अप्रैल, इतने जॉब्स कम क्रिएट हुए हैं, ठीक है। एंड अप्रैल और जून में जितना पहले एस्टिमेटेड था उससे, तो करीब 2,70,000 लोग लेबर फोर्स में आए लास्ट मंथ। एंड यहाँ पे जॉबलेसनेस इंक्रीज हुई। यस, हम कितने सारे आर्टिकल कवर कर चुके हैं जहाँ हमने देखा कि इसमें जॉबलेसनेस इंक्रीज हो रही है, बट स्टिल बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग लेवल पे अभी नहीं है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, PBOC रेडीज मल्टी बिलियन युआन बॉन्ड सेल कैपेसिटी। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है ना, ये एक अब बॉन्ड सेलिंग शुरू कर रहा है, ठीक है। एंड हमने कुछ महीने मुझे लगता है हो गए हैं, 3 से 4 महीने पहले हमने कवर किया था किस तरीके से चाइना का सेंट्रल बैंक ना चाइनीज गवर्नमेंट रिकॉर्ड लेवल पे बॉन्ड सेल कर रही है, उधार ले रही है बहुत सारा, और वो उधार लेके वो उस पैसे को मार्केट में डालना चाहते हैं ताकि इकोनॉमी में स्टिमुलस आए, लोग उस पैसे को लें बहुत कम ब्याज दर पे, उससे रिस्क लें, ठीक है, उनका ये कहना है। तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया टॉवर्ड्स सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू कूल अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली थी ना, इसको कूल किया इन्होंने और थोड़ा सा कम किया है, थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे। तो उनका कहना है कि hundreds of billions of yuan of the securities are disposal through agreements with lenders। तो बहुत सारे महीनों तक इन्वेस्टर्स स्पेकुलेट करते रहे कि क्या ये करना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस के बारे में। और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने डिस्क्लोज किया अपना क्लियरेस्ट आउटलाइन येट, ठीक है, ऑफ इट्स अनप्रेसिडेंटेड प्लान इन अ स्टेटमेंट टू ब्लूमबर्ग ऑन फ्राइडे। सो यस, चाइना कई महीनों तक बॉन्ड यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले तो चाइनीज़ गवर्नमेंट तक बॉन्ड सेल करती रही और पैसे मार्केट से उठाती रही, क्योंकि दे ऑलवेज डिड वन थिंग। उनका ये लगता था उन्हें कि पैसा मार्केट में जितना वो स्टिमुलस देते रहेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज़्यादा लोग भी कंज्यूम करेंगे और इकोनॉमी में चलती रहेगी, ठीक है। इकोनॉमी में 2 चीज़ ही तो है मेन। अब ये देखिए ओवरऑल क्या है, कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं कंट्रीज़, और दूसरा क्या करती है, प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। ये दोनों को डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, कंजम्पशन है नहीं तो डिफ्लेशन आ जाएगा मार्केट में। ये बहुत टेंशन वाली बात रहती है, चाइना में ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। कोविड के टाइम पे रॉ मटेरियल की कमी थी, इन्फ्लेशन 11-12% हो जाएगा जैसा यूएस, यूरोप और इंडिया में हुआ। ये भी टेंशन वाली बात है, अभी तक उसी को कम करने में लगे हम 4 साल से। तो क्या है यहाँ पे, इसका बैलेंस क्रिएट करना हमेशा इकोनॉमी में बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट फोकस करती है कि इसको हमेशा बैलेंस किया जाए। OpenAI's internal AI details stolen in 2023 breach। एक हैकर है जिसने गेन किया एक्सेस टू इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम्स OpenAI में लास्ट ईयर एंड डिटेल स्टील किया अबाउट डिज़ाइन ऑफ फर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया थर्सडे को। इस हैकर ने लिफ्ट किए डिटेल्स फ्रॉम डिस्कशंस इन एन ऑनलाइन फोरम जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बात करते थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, रिपोर्ट का कहना है। लेकिन वो हैकर सिस्टम्स में नहीं घुस पाया OpenAI के। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग हैक जहाँ पे कुछ बहुत बड़ा लीक हुआ हो या कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो।
From Walmart here to Disney here, top donors asked Biden to step aside. अभी एक बहुत बढ़िया चीज़ है यूएस में इलेक्शंस के बारे में. यहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन, ठीक है, एक डिबेट हुई, ठीक है, एक ओपन डिबेट, दोनों ने डिबेट किया. एंड डिबेट के बाद ना बाइडन के साथ बड़ा बुरा व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने डिबेट भी इस तरीके से की, आप यूट्यूब में क्लिप्स देखिएगा, वो ढंग से समझा नहीं पाए, वो सुन नहीं पाए. एंड लोग अक्यूज़ भी करते हैं कि अब ये बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ना इन्हें ढंग से कुछ समझ में आता है, ना सुनाई देता है, और एक पपेट की तरह इन्हें लोग बिठा के रखते हैं, प्रेसिडेंट बना के रखते हैं, और डिसीजंस इनके थ्रू अपने लेते हैं, विच कुड बी ऑल्सो अ फैक्ट. तो जो कोलिशन है टॉप बिजनेस लीडर्स का अमेरिका में, यूएस में, ये इस वक्त बहुत फोर्स कर रहा है डेमोक्रेट्स को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, कि वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को इस बार ड्रॉप करे री इलेक्शन से, किसी और कैंडिडेट को खड़ा करे. और यहाँ पे काफ़ी सारे बिलियनर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स, जिन्होंने ये डिसीजन लिया. तो क्रिस्टी वॉल्टन, माइकल नोवोग्राड्स एंड पॉल, एंड ये मतलब करीब 168 सिग्नेटरीज हैं एक लेटर के फ्रॉम लीडरशिप नाउ प्रोजेक्ट. एंड एक कॉपी ब्लूमबर्ग ने भी देखा, जहाँ पे कहा गया कि नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी इज एट स्टेक दिस नवंबर. का कहना है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी स्टेक पे है. एंड यहाँ पे ये भी कहा गया कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं, सिर्फ एक इंसान के नहीं, कई लोगों के, कि जो प्रेजेंट कोर्स इस वक्त चल रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी में एंड यूएस में, लेकिन वो बोलने से डरते हैं. एबिगेल डिज्नी ग्रैंड डॉटर है वॉल्ट डिज्नी की, जिन्होंने डिज्नी को फाउंड किया था, जो फाउंडर थे. एंड उन्होंने कहा कि वो हॉल्ड कर देंगे सारे डोनेशंस टू डेमोक्रेटिक पार्टी जब तक कि जो बाइडन नहीं हटते हैं इस रेस से, और उनकी जगह किसी और को नहीं लाया जाता है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में. तो उन्होंने तारीफ की बाइडन की, जो अभी 81 ईयर ओल्ड है, कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया, हमारी डेमोक्रेसी को बचाया सबसे डीपेस्ट थ्रेट से, ठीक है, सिंस द सिविल वॉर. थोड़ा एग्जैजरेशन ज़रूर है यहाँ पे, बट क्योंकि आगे इस लेगेसी को हमें लेके जाना है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस टॉर्च ऑफ लीडरशिप को पास करें, किसी नए जनरेशन को दे, ठीक है, एंड यहाँ पे अपने री इलेक्शन बिड को ख़त्म करें, खुद ये इलेक्शन ना लड़े. तो जो लीडर्स अक्रॉस बिजनेस, गवर्नमेंट, फिलांथ्रफी, सब इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं सिटिंग प्रेसिडेंट पे कि वो ड्रॉप आउट करें 2024 के रेस से. एंड यहाँ पे तभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत पाएगी, क्योंकि जो बाइडन का डिबेट परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल डिजास्ट्रस था वो, ठीक है. ये बहुत अच्छा तरीका भी है, तो काफ़ी गैप था दोनों में. हमें समझ में आया कि किस तरीके से वो, उनकी जो एज है वो आई थिंक रिफ्लेक्ट कर रही है ओवरऑल उनके बिहेवियर पे, उनके पर्सनालिटी पे, और मे बी उनके डिसीजंस पे भी ज़रूर करेगी. सो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.